हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल दोस्तों वीडियो नहीं बन पाई थी, इस वजह से कल के भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इसी वीडियो में। तो 2 दिन का करंट अफेयर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। आप हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह भी वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है दोस्तों नॉर्वे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कहां पर है? 142वें स्थान पर है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन ढूंढा? दोस्तों नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वो है इस समय मंगल ग्रह पर, और मंगल ग्रह पर उसने ऑक्सीजन की खोज की है, ऑक्सीजन की खोज कर ली है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों इसने अपना परसेवरेंस रोवर भेजा था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। मंगल ग्रह पर उसने अपना इंजेन्युटी नाम का दोस्तों एक हेलीकॉप्टर भी उतारा है, वहां से उड़ाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही यूएई ने होप मिशन किया था, वो भी मंगल मिशन था। और चाइना का तियानवेन फर्स्ट, ये मिशन भी मंगल मिशन है। तियानवेन फर्स्ट जो है वो उसका रोवर जो है वो उतरेगा मई मंथ में। कब? मई महीने में उतरेगा, यानी अगले महीने में वो उतरेगा। ऑर्बिट में पहुंच चुका है, अभी ग्रह पर नहीं उतरा है तियानवेन फर्स्ट। और ये जो परसेवरेंस रोवर है ये मंगल ग्रह पर उतर भी चुका है। इसने अपना इंजेन्युटी नाम का जो हेलीकॉप्टर है उसको भी वहां से उड़ा दिया है। ठीक है, तो अगर बात करें मार्स की, तो दोस्तों मार्स यानी मंगल ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहां पर मॉक्सी प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन ढूंढा गया है। मॉक्सी क्या होता है? मॉक्सी का मतलब हुआ ऑक्सीजन इनटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में, ऐसे ऑक्सीजन की रिसोर्सेज को ढूंढा गया है वहां पर मार्स में। ठीक है, अच्छा मॉक्सी प्रोसेस से दोस्तों एक मार्टियन वर्ष में मतलब कि पृथ्वी पर लगभग 2 वर्ष, यानी कि मंगल ग्रह पर जो 1 वर्ष होता है वो पृथ्वी ग्रह के 2 वर्ष के लगभग में बराबर होता है। ठीक है, तो वहां पर उसके एक मंगल ग्रह के वर्ष के दौरान कम से कम 9 बार और ऑक्सीजन निकाला जा सकता है, यानी टोटल 10 बार ऑक्सीजन निकाले जा सकते हैं। क्लियर? नासा आया है, नासा के बारे में जानिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और जिम बिर्डेनस्टाइन ये हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर। अगला देखते हैं, WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 87वें पोजीशन पर। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अभी हाल ही में इसने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जारी की है, जिसमें फर्स्ट पर है स्वीडन, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है डेनमार्क। भारत की रैंक है 87। टोटल 115 देश इस रैंकिंग में शामिल थे, जिसमें जिम्बाब्वे था अंतिम स्थान पर, 115वें स्थान पर। क्लियर? इंडेक्स और रैंकिंग पर अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, तो आप लोग पूरा कवर अप कर सकते हो 2020 और 2021 के सभी इंडेक्स और रैंकिंग की। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र की किस आधिकारिक भाषा का जागरूकता दिवस मनाया गया? दोस्तों 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज का डे मनाया जाता है। कौन कौन सा? UN अंग्रेजी भाषा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज डे, यूनाइटेड नेशन स्पेनिश लैंग्वेज डे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? इंग्लिश है, स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज है, फ्रेंच है और एक है अरेबिक। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए एक एक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। कब से? 2010 के बाद से। अभी हाल फिलहाल में 20 मार्च को दोस्तों यूनाइटेड नेशन की फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया, और अभी 20 अप्रैल को मनाया गया यूनाइटेड नेशन की चाइनीज लैंग्वेज डे। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात करें स्पेनिश लैंग्वेज डे और इंग्लिश लैंग्वेज डे की, तो इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाए जाने का कारण 23 अप्रैल को ये है कि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का
जन्मदिन और निधन दोनों ही हुआ था। ठीक है, 23 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर का आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। महान ये कवि थे, राइटर थे अपने टाइम के। ठीक है, तो इनकी जन्मदिन और मृत्यु की याद में ये 23 अप्रैल को इंग्लिश भाषा चुना गया। स्पेनिश दिवस इसलिए चुना गया क्योंकि स्पेन में हिस्पैनिक दिवस मनाया जाता है। हिस्पैनिक दिवस, ठीक है, हिस्पैनिक का मतलब होता है वहाँ पर स्पेनिश भाषी दुनिया। क्या होती है? स्पेनिश भाषी दुनिया। 6 लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे हेग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया? दोस्तों हमारे भारत के जो कैग हैं, जो भारत के वर्तमान में कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको अभी हाल ही में हेग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। हेग में ही दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल बात करें जीसी मुर्मू जी को, गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में, इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ पर रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए एक संगठन है, उसमें ये बाह्य ऑडिटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत के 14वें ये कैग हैं। अच्छा, अभी इनको संयुक्त राष्ट्र में भी चुना गया था और जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, अभी वहाँ पर कौन है? अभी है मनोज सिन्हा जी। अगला देखते हैं। हाल ही में डीजीसीआई ने किस कंपनी की वीराफिन दवा को कोविड-19 में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में डीजीसीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने अभी हाल ही में जाइडस कैंडिला की एक वीराफिन दवा है, वीराफिन नाम की मेडिसिन है, इसको कोविड-19 के उपचार के लिए इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दे दी है। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए है। देखिए अभी जो वैक्सीन बनी है हमारी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हुई या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड हुई, ये दोनों दोस्तों उनके लिए है जिनको कोविड-19 अभी नहीं हुआ है। ठीक है, उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए है। लेकिन ये जो वीराफिन दवा है ये कोविड-19 मरीजों के लिए है, यानी जो कोविड-19 से इस समय संक्रमित है उसको रिकवर करने के लिए ये दवा बनाई गई है। ठीक है, किसने बनाया है इसको जाइडस कैंडिला नाम की एक कंपनी ने बनाया है और इसका अभी परीक्षण किया गया, क्लिनिकल ट्रायल किया गया। 91.15% मरीज जो हैं वो 7 दिनों में ही निगेटिव हो गए, कोविड-19 पॉजिटिव से निगेटिव हो गए हैं। तो काफ़ी ये ज़्यादा असर दिखा रहा है इस समय। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है, जो अभी कम संक्रमित हैं, जो जिनके अंदर अभी कम सिम्टम्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये अभी काम करती है अच्छे से। ठीक है, यानी गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए अभी ये नहीं है, तो उनको कम ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। जैसे अमूमन देखा जाता है कोविड-19 पेशेंट को 84 आवर्स की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन की इतनी मारामारी लगी हुई है इस समय देश में। तो ये जब दवा उसको दी जा रही है मरीजों को, तो उनको 84 घंटों के बजाय 56 घंटे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये दवा आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ से भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में विशाखापत्तनम से, जिसे हम लोग वाइजैक के नाम से जानते हैं, विशाखापत्तनम से भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई। कहाँ के लिए रवाना हुई? महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये नासिक वगैरह में, मुंबई वगैरह में जा रही है, भेजी जा रही है। तो विशाखापत्तनम से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रोरो टाइप की एक्सप्रेस है। रोरो सेवा क्या होती है? रोरो सर्विस के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत बड़ा लंबी ये मालगाड़ी टाइप की होती है और जैसा कि आप लोग को इमेज में दिख रहा है, इस पर ऑक्सीजन के टैंकर्स लोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, टैंकर सुधा ये लोड कर दिए जाते हैं और इनको ले जाया जाता है दूर तक। ठीक है, तो इसी प्रकार से विशाखापत्तनम से शुरू हुई है, हालांकि अब ये कई जगहों पर जाने लगी है। तो पहली जो गाड़ी हुई वो विशाखापत्तनम से महाराष्ट्र के बीच में चली है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से। कहाँ से, किस कंपनी के द्वारा निकाली गई? ये राष्ट्रीय इस्पात निगम, इसने दोस्तों ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन टैंकर्स को यहाँ से लेकर के गाड़ी निकली हुई है। ठीक है, तो इसमें जो टैंकर्स लादे हुए हैं उसमें प्रत्येक टैंकर्स में 15 टन लिक्विड ऑक्सीजन है। देखिए दोस्तों, कोविड-19 के सेकेंड वेव को आपको हल्के में नहीं लेना है। कल मैंने लखनऊ की सिचुएशंस को लेकर के एक पोस्ट किया था और उस पर हालांकि मैक्सिमम लोग समझे थे उस सिचुएशन को, कुछ लोगों को अभी वो कोविड-19 हल्के में ले रहे हैं।
देखिए होता क्या है, जब तक अपने आसपास कोई घटना नहीं घटित होती है तब तक लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सीरियसली लीजिए इसको, ठीक है, दूर रहिए, सेफ्टी से रहिए। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, औरों के लिए, लोगों के लिए एक सिर्फ केस होता है, लेकिन आप अपने ऊपर लेकर देखो। आप एक दिन के लिए ये मान करके चलो कि आप नहीं हो अपनी फैमिली का हिस्सा, तब आपकी फैमिली पर क्या होता है। तो ऐसी सब सिचुएशन ना आए, इस वजह से सेफ्टी से रहिए, खुद को भी बचाइए और भी लोगों को बचाइए। मजाक में मत लीजिए, पूरी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो कुछ तो कारण है, ठीक है, मजाक में नहीं लेना है इसको। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने खुद को चीन के साथ बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव से अलग किया? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग किया है खुद को। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में 2018-19 के बीच में एक हुआ था समझौता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। तो इसके तहत चाइना जो है ये दोस्तों विक्टोरिया प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में जुटा हुआ था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बीच अब ऑस्ट्रेलिया ने भी डिसीजन लिया है कि हम अपने विक्टोरिया प्रांत में चाइना को क्यों एस्टेब्लिश करने देंगे। तो वहां से भी उसने एक नया कानून पारित किया और उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी उसी कानून के तहत, ठीक है। उसके तहत उसने बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है हमारे। तो इस वजह से अब चाइना से उसके टेंशन्स और बढ़ जाएंगे। इंडिया को इस टेंशन का फायदा उठाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत करने चाहिए और इसके ऑप्शंस के रूप में इंडिया को काम करना चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के अलावा ईरान और सीरिया से भी जो समझौते किए गए थे, लगभग 4 समझौते, उसको भी रद्द कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया आया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के हैं करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अच्छा, ये जो एसएससी जीडी का कोर्स आपके लिए लॉन्च हुआ है, इसमें आज जियोग्राफी की वीडियो आएगी और जियोग्राफी में ही आपको बता दें दोस्तों, आपको मैपिंग के थ्रू भी कई चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। आज जो वीडियो आएगी वो तो सौरमंडल की वीडियो होगी, उसमें हम लोग ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, इन सब के बारे में जानेंगे, सब कुछ डिटेल में। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको उसमें वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई? यहाँ पर डबल एस कर दीजिए। नेस्कॉम की दोस्तों फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं रेखा एम मेनन। कौन? रेखा एम मेनन। ये नेस्कॉम यानी होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो इसकी फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। ये एक्सचेंजर इंडिया की चेयरपर्सन है अभी वर्तमान में, और इनको नेस्कॉम की भी पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आई हैं? यूबी प्रवीण राव की जगह पर ये आई हुई हैं। यूबी प्रवीण राव दोस्तों ये इंफोसिस में है, ठीक है। चलिए, अब इनके साथ ही उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन रामानुजम को जो टीसीएस में अभी काम करते हैं, तो उनको उपाध्यक्ष चुना गया है। नेस्कॉम के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1988 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अतनुज चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अतनुज चक्रवर्ती दोस्तों गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष, ठीक है। ये आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अप्रैल 2020 में अभी रिटायर हुए थे। इससे पहले ये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के ये सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1994 को, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी। क्लियर? चलिए, एचडीएफसी बैंक दोस्तों ये भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है और एसबीआई जो है वो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की। अगला, किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन का निधन हो गया? तो मौलाना वहीदुद्दीन जी दोस्तों पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों सम्मान से सम्मानित थे। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। काफ़ी फेमस ये इस्लामिक विद्वान थे, माने जाते थे। ये कई पहलुओं पर 200 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा कुरान पर कमेंट लिखने, अंग्रेजी और हिंदी उर्दू भाषा में इसके अनुवाद करने, ट्रांसलेशन करने के लिए जाने जाते थे।
इनका अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है। पद्म भूषण इनको मिला था 2000 में, पद्म विभूषण मिला था अभी 2021 में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2009 में मिला था। कई अवार्ड इनको मिल चुका था, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। 24 अप्रैल को दोस्तों 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, इस वजह से ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को ही। 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था ये 1993 में लागू हुआ था, जिसके तहत आज भी त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव होते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो प्रधानी वगैरह के चुनाव होते हैं इसी के तहत होते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत वगैरह। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहली बार अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर पहली बार लागू की गई, तो ध्यान रखिएगा नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी। कब? 1959 में। किसने लागू किया था? उस समय पे के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 2010 के बाद से राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। इसे हम लोग स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में भी जानते हैं, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस अगर पूछा जाए तब भी आप 24 अप्रैल बताएंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा जाए तब भी आप 24 अप्रैल ही बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे क्लाइमेट चेंजेस एक्सप्लेन्ड नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों आकाश रानी सन ने क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड नाम की एक बुक लिखी है। इस बुक का पूरा नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। ये दोस्तों एक जलवायु कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं। पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 22 अप्रैल को, उसी दिन इन्होंने अपनी ये पुस्तक लॉन्च की। बेसिकली ये बुक नहीं, ई बुक है। ई बुक मतलब समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होता है बुक का, ठीक है। जैसे मैं अपनी ई बुक वगैरह लॉन्च किया करता हूँ, जिसको आप PDF फॉर्म में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं मोबाइल में, PC में, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी अपनी ई बुक ही लॉन्च की है, हार्ड कॉपी में, फिजिकल कॉपी में नहीं लॉन्च की है इसे। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो अभी हाल ही में रुमाना सिन्हा सहगल ने जीता है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। इन्हें दोस्तों डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है इनको? इन्होंने दोस्तों कई नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके ग्रीन प्रोडक्ट के रूप में उसे डेवलप किया है, और इस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। इनको कई और भी अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें रेक्स कर्मवीर चक्र अवार्ड, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड 2019, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021, मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018। ये सभी अवार्ड इनको मिल चुके हैं, रुमाना सिन्हा सहगल को। तो इनको अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए दोस्तों संजय यादव जी। संजय यादव जी को अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अभी दोस्तों वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे गोविंद माथुर जी, वो रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं 14 अप्रैल को। तो अब उनकी जगह पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आए हुए हैं, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब अभी टेम्पोररी ही है, जब किसी परमानेंट की नियुक्ति की जाएगी तो इनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, हटना पड़ेगा। अब हो सकता है इन्हीं को परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन अभी ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट में नहीं है यानी कि जल्द ही चेंज किए जाएंगे। तो आपको इसको परमानेंटली नहीं नोट करना है, केवल ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में टोटल दोस्तों है 25 हाईकोर्ट। 25वां हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट, कई बार आपको बताया गया है इसके बारे में। अगला देखते हैं, अगला है भारत का पहला स्वास्थ्य बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला स्वास्थ्य बैंक दोस्तों खोला गया है जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर जिले में इंडिया का पहला स्वास्थ्य बैंक खोला गया है। इस स्वास्थ्य बैंक का काम क्या होगा? इसका काम होगा लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना, ठीक
ठीक है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही होगा ऑक्सीजन का ये बैंक स्वास्थ्य बैंक, ठीक है। तो इस स्वास्थ्य बैंक के तहत कोविड-19 के जो पेशेंट हैं दोस्तों, उनको ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में ये स्वास्थ्य बैंक अहम भूमिका अपनी निभाएगा। क्लियर। अच्छा, इसी वीडियो में आपको कोविड-19 से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले। एक पहला तो मिला दोस्तों, डीजीसीआई ने वीराफिन दवा को कोविड-19 में इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दी है। तो वीराफिन दवा याद रखिएगा नाम इसका। इसके साथ ही आपको ऑक्सीजन एक्सप्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला। ये विशाखापत्तनम से महाराष्ट्र के बीच में चलाई गई भारत की पहली कोविड-19 से रिलेटेड जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, ठीक है। इसके साथ ही तीसरा जो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन मिला, ये भारत का पहला स्वास्थ्य बैंक मिला। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। क्लियर। तो बस दोस्तों फिलहाल आज और कल के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दोगे आप वीडियो को देखने के बाद। अभी एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी कर देना है। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप एसएससी जीडी का वीडियो कोर्स ले सकते हो, हिंदी का भी वीडियो कोर्स ले सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो आप हिंदी का कोर्स ले सकते हो। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीके जीएस वगैरह हिंदी वगैरह सब कुछ पूछे जाते हैं, मैथ रीजनिंग, तो आप एसएससी जीडी का कोर्स ले सकते हो। वो कोर्स वहां पर भी काम आ जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी वीडियो की टाइटल को टच करना है, व्हाट्सएप का नंबर, बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एमजेटी ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। पहला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता क्या है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल एग्जाम में। इन क्वेश्चन को इसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। वीडियो आप देख लिए हो, क्विज जाकर सॉल्व कर लेना। क्विज आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो डिटेल्स के साथ आप लोग क्विज सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।